हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के पार्ट 11 में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। मैं पहले पढ़ती हूँ और आपको वन बाय वन समझा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे हम। A dipole with its charges minus q and plus q located at the points 0 minus b 0 and 0 plus b 0 is present in a uniform electric field E। ठीक है। अब डाइपोल बोला है, डाइपोल को निकालेंगे। डाइपोल हैविंग चार्जेस, कौन से चार्जेस दिए हैं? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, डाइपोल के चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दे आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 माइनस बी 0। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे ऊपर प्लस क्यू लिखेंगे, बीच में ये ओ पॉइंट है, ओके, सेंटर, और ये है हमारा माइनस क्यू पॉइंट। ठीक है, अब माइनस क्यू इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट है माइनस क्यू? तो माइनस बी पे लोकेट है। ठीक है, 0 है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी, उसका कोऑर्डिनेट देखो, और प्लस क्यू कहाँ पे लोकेट है? प्लस बी। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। अब क्वेश्चन के आगे देखो क्या लिखा है। इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल प्रेजेंट है। डाइपोल में जो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, और उनका लोकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है देखो। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन्स। ठीक है, तो ये कैसे है? तो these surfaces of this field are parallel to the planes yz प्लेन को ये पैरेलल है। तो क्या पूछा है? ए नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये हमको अब दिखाना है, बताना है। ठीक है, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला है, और कैसे बोला है? आर प्लेन पैरेलल बोला है। देखो, आर प्लेन पैरेलल क्वेश्चन में ही दिया है, तो डायरेक्शन ऑफ ई कैसे रहेगा? अब प्लेन पैरेलल बोला है तो डायरेक्शन ऑफ ई कैसा रहेगा? इट इज़ परपेंडिकुलर रहेगा टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन को कैसा रहेगा? क्योंकि अपनी कंडीशन ये दी है प्रॉब्लम में, ये एग्जाम्पल में ही, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दीज फील्ड्स आर प्लेन्स पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेन पैरेलल है टू वाई जेड प्लेन्स, सो डायरेक्शन ऑफ ई कैसा रहेगा? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द वाई जेड प्लेन। परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन यानी कैसा रहेगा? दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे इसका आंसर। ए का आंसर क्या आएगा? तो हम लिखेंगे एज the equipotential equipotential surfaces of uniform electric field uniform electric field are plane parallel to yz planes। तो डायरेक्शन कैसे रहेगा ये हमको लिखना है। डायरेक्शन ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी, कैसी रहेगी? मस्ट बी परपेंडिकुलर। कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसके नीचे अंडरलाइन करती हूँ, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन यानी परपेंडिकुलर यानी कैसा रहेगा? दैट इज इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कैसी रहेगी? अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगी।
ठीक है। YZ प्लेन है तो कैसा रहेगा डायरेक्शन, इट इज़ परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन है, दैट इज़ कैसे रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है। बी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच टॉर्क वुड बी द डायपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ये फील्ड में ये जो डायपोल है, डायपोल यानी दो पोल प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो ये हम निकालेंगे। तो बी बहुत इजी है, ये तो टॉर्क एक्सपीरियंस का फॉर्मूला ही है हमारे पास में टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्सपीरियंसेस, टॉर्क एक्सपीरियंसेस, टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास में PE साइन थीटा। ठीक है। P का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल रहता है, वन ऑफ द चार्ज एंड ट्वाइस एल ऐसा रहता है ना, और E साइन थीटा। अब यहाँ पे ट्वाइस एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे L नहीं है तो B है। ठीक है। तो हम लिखेंगे L को रिप्लेस करेंगे B से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू ट्वाइस B E साइन थीटा आएगा। ठीक है। इसको रीअरेंज करती हूँ, 2QBE साइन थीटा, ये आएगा टॉर्क की वैल्यू, ये हो गई हमारी टॉर्क की वैल्यू। दिस इज़ आवर आंसर। तो समझ में आया कैसे आया, तो बहुत इजी था। ठीक, थोड़ा सा ही समझना ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन। अगर आपके पूरी पोटेंशियल थ्योरी की और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजी जाएगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है, आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस रखे हुए हैं। कौन से चार्जेस रखे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस, सपोज पहला वाला है माइनस क्यू, दूसरा है कैपिटल क्यू और तीसरा है प्लस क्यू। ये तीनों चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है। आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन स्ट्रेट लाइन, सपोज इक्वल डिस्टेंस है हमारा आर, ये भी है हमारा आर। ठीक है। तो आगे देखो क्या बोला है, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज ज़ीरो। अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय इज इक्वल टू ज़ीरो, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ Q इज टू P। तो हमको क्या निकालना है, Q इज टू P की वैल्यू निकालना है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारी जो डायग्राम रहती है वो Q1 Q2 की रहती है ऑलवेज। ठीक है। हमारी डायग्राम देखो कैसी रहनी चाहिए थी, ये Q1 Q2 Q3, अगर 3 पॉइंट्स को हम कैसे देते हैं नाम, Q1 Q2 Q3 ऐसी रहनी चाहिए थी ना, पर अब हमको दिए हैं 3 पॉइंट्स, माइनस क्यू, कैपिटल क्यू एंड प्लस क्यू दिए है। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस कैसे रहता है, अगर Q1 Q2 Q3 अगर रहता है तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R12, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R23 रहता है। और वैसे Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रहता है R12। ठीक, सॉरी R13 भी बोल सकते हो, R13 लिखते हैं, R13 रहता है। ठीक है। अब ये हो गया, ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम U का इक्वेशन लिखेंगे, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसके ऊपर से। U इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट, पहला हमारा रहता है Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R12। ठीक है। प्लस क्यू, ये मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लिख रही हूँ, Q1 Q3 और उसके बीच का डिस्टेंस है R13, और फिर रहता है Q2 Q3 और उसके बीच का डिस्टेंस है R23। ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट्स रहते हैं। अब डायग्राम, ये दोनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है। R12 की जगह, R12 की वैल्यू हमारे डायग्राम में क्या है, R12 की वैल्यू हमारे डायग्राम में गिवन, यानी ये प्रॉब्लम में है R। ठीक है। दिख ही रहा है दोनों, ये दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करो। ठीक है। तो यानी आपका क्लियर हो जाएगा। R13 जो है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, R13 कहाँ है हमारा, तो ये 2 पॉइंट है। R13 कहाँ से है, ये एरो ऐसा चाहिए था, R13 है, यानी Q1 से लेकर Q3 तक का डिस्टेंस है हमारा R13। अब Q1 Q2 के बीच में है R डिस्टेंस,
और Q2 Q3 के बीच में है हमारा R डिस्टेंस, ऐसा रहे है ना। तो R13 यानी हमारा क्या होगा, R प्लस R, यानी ये मैं ऐसा कर देती हूँ, दो डायग्राम निकालने से अच्छा है, आपको और अच्छे से समझेगा। -Q यानी Q1 रहता है, प्लस Q ये कैपिटल Q यानी हमारा Q2 रहता है, और प्लस Q यानी हमारा Q3 रहता है। ठीक है, तो अब R13 चाहिए, तो R13 यानी ये दोनों के बीच का Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस रहता है R13 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये R प्लस ये R, इतना बड़ा है ना R13 तो हमारा, तो यानी R प्लस R यानी 2R हो गया। ठीक है, समझ में आया। और R23 के जगह हम क्या लिखेंगे, R23 यानी 2 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस यानी कितना है, R है। ठीक है, ये समझ में आया। और अगेन हमको ऊपर Q1 Q2 लिखा हुआ है फॉर्मूला में, तो Q1 Q2 के जगह हम क्या लिखेंगे, अल्सो Q1 Q2 के जगह हम लिख सकते हैं Q1 Q2 के जगह हम लिखेंगे Q लिखेंगे ना। गिवन क्या है हमारे पास में, Q1 Q3 के बीच में लिखेंगे। पहले Q1 Q3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q1 और Q3 यानी क्या है हमारा, ऐसा लिखेंगे। देखो Q1 यानी हमारा क्या है, -Q, और Q3 यानी क्या है, +Q है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 और Q3 के जगह +Q नहीं है, -Q ही है। यहाँ पे दोनों भी -Q दिए, देखो प्रॉब्लम में मैंने गलती से लिखे -Q है, तो Q1 और Q3 के जगह हम -Q लिखेंगे। ओके, और Q2 के जगह क्या दिया है, Q2 के जगह हमको दिया है कैपिटल Q। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो U का फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं ऊपर के साइड में लिखती हूँ। U का फॉर्मूला हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 यानी क्या है हमारा, Q1 है -Q, मैं दूसरे स्लाइड में लिखती हूँ, नहीं तो यहाँ पे लिखती हूँ, यानी आपको दिखता है Q1 Q2 यानी क्या है हमारा, Q1 है -Q, तो हम ऊपर लिखेंगे -Q, और Q2 है कैपिटल Q। ठीक है, R12 की जगह हम क्या लिखेंगे, R12 की जगह हम, यानी ये फॉर्मूला को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो R लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में Q1 Q3 है, Q1 यानी हमारा अगेन -Q है। ठीक है, और Q3 यानी हमारा भी -Q है, -Q यानी हमारा Q हो गया, Q² हो गया। ठीक है, -Q यानी वहाँ पे क्या हो गया, Q² हो गया। तो और नीचे R13 की जगह वैल्यू क्या है, R13 की वैल्यू क्या है, 2R है, वो लिखेंगे 2R प्लस तीसरी टर्म है हमारी Q2 Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q2 की जगह हम कैपिटल Q लिख सकते हैं, और Q3 की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर से -Q लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ -Q, और नीचे है R23 के जगह हम फिर से R लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब और गिवन क्या है, गिवन है हमको दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू 0 है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, U की वैल्यू 0 है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, U = 0, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखो तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर ये 0 के साइड में भेज दिया तो ये ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे, -Q प्लस -Q अपॉन R, ये दोनों के तो डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, माइनस माइनस यानी ट्वाइस Q अपॉन R आएगा, प्लस Q² अपॉन ट्वाइस R मिलेगा हमको। ठीक है, तो वी गेट ट्वाइस Q अपॉन R = Q² अपॉन ट्वाइस R मिलेगा। तो Q अब हमको रेशो निकालना है, देखो ये रेशो निकालना है हमको, Q:Q, कैपिटल Q:स्मॉल q, एक मिनट, कैपिटल Q:स्मॉल q निकालना है। तो क्या वैल्यू आएगी, देखो इसकी, कैपिटल Q, ये Q कैंसिल होगा ये स्क्वायर से, यानी और ये R कैंसिल होगा, ये इसको क्या बचता है, कैपिटल Q बचता है, और ये स्मॉल q नीचे ले लेते हैं। ये जो 2 है, ये 2 और 2, ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी इट बिकम्स
Q अपॉन Q इज इक्वल टू, ये जो 2 है इट बिकम्स 2/2, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज वी गेट Q अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हमको रेशो मिलता है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया ना कैसे कैसे किया है? तो ये अगर आपकी थ्योरी यहाँ पे क्लियर होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से अभी समझ में आया होगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ती हूँ। देखो थोड़ा थेरोटिकली है ये क्यों न्यूमेरिकल नहीं है, थेरोटिकल क्वेश्चन है। देखो, अ कैपेसिटर हैज़ सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट। दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर के इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स को अगर कनेक्ट किया हुआ है ये कैपेसिटर, ठीक है, तो द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड। फिर कुछ देर बाद बैटरी को अगर डिसकनेक्ट कर दिया एंड देन द डाइलेक्ट्रिक भी रिमूव कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव, डाइलेक्ट्रिक को भी रिमूव कर दिया। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर एंड वोल्टेज विल बी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट। अब बोलो कि क्या हो जाएगा अगर बैटरी कनेक्ट की है, तब कैपेसिटेंस क्या है, तब चार्ज क्या है, तब वोल्टेज क्या है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और तब एनर्जी स्टोर क्या है, ये हमको निकालना है। और बैटरी रिमूव करने के बाद में ये सब 5 चीज़ें जो बताई है, कौन सी 5 चीज़ें? तो पहला है कैपेसिटेंस, नंबर 2 है एनर्जी स्टोर्ड, ये है, देन है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में है चार्ज स्टोर्ड, चार्ज, और फिर उसके बाद में वोल्टेज भी है। ठीक है, इनके ऊपर क्या असर होता है ये हमको निकालना है। ठीक है, बताना है। ये तो पूरी थ्योरी है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि अगर कैपेसिटेंस, बैटरी कनेक्टेड है, एक कॉलम करते हैं बैटरी कनेक्टेड का, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बैटरी अगर कनेक्ट रहती है, ठीक है, एक कॉलम है बैटरी कनेक्ट अगर रहती है तो, और एक कॉलम है बैटरी अगर रिमूव कर देते हैं तो। ये सब हमारी थ्योरी हुई है। आप इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली ये आप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या इफ़ेक्ट होता है? तो पहली क्वांटिटी क्या बोली है, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस का अगर बैटरी कनेक्ट है तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आएगा, C इज इक्वल टू KC0। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। बैटरी रिमूव करने के बाद में क्या होगा, वही रहेगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है चार्ज नहीं है, एनर्जी स्टोर। अगर एनर्जी स्टोर कैसी रहेगी, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या बैटरी कनेक्ट है तो एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला U इज इक्वल टू U0 इंटू के, और बैटरी अगर डिस्कनेक्ट है तो फॉर्मूला बिकम्स U इज इक्वल टू U0 अपॉन के। यानी क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस लिखते हैं, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बैटरी कनेक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा E इज इक्वल टू E0, ये हमने देखा हुआ है। और बैटरी अगर रिमूव कर दी तो E इज इक्वल टू E0 अपॉन के रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हम देखेंगे चार्ज स्टोर्ड। चार्ज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ज स्टोर्ड लिखती हूँ, चार्ज स्टोर्ड। तो चार्ज स्टोर अगर बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज स्टोर्ड कैसा रहेगा, Q इज इक्वल टू Q0 रहेगा। और बैटरी अगर डिस्कनेक्ट भी कर दी तो चार्ज भी वही रहेगा, Q इज इक्वल टू Q0, दैट इज इट इज़ सेम रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद में चार्ज स्टोर हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा वोल्टेज का। तो वोल्टेज कैसा रहेगा, वोल्टेज अगर बैटरी कनेक्ट है तो वोल्टेज रहेगा V इज इक्वल टू V0,
यानी बैटरी मेंटेन करेगी पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो बैटरी मेंटेन्स, मैं यहाँ पे मेंटेन लिखती हूँ सिर्फ। बैटरी क्या करती है, मेंटेन करती है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। और बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दी तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V0/K, दैट इज इट इज़ डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, मैंने टेबल आपको लिख के दिया है, तो ये आपको करना है, ओके। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने थ्योरी जब पार्ट नंबर 10 में शायद से मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया हुआ है, और उसमें हमारा आंसर आया था 1/√2, ये हमारा आंसर वहाँ पे आया था। बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सही नहीं है, तो मैंने ये जो क्वेश्चन है वो हम फिर से रिपीट थोड़ा सा लेते हैं, क्या चेंजेस करना चाहिए। दो प्रकार से उसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। यानी एक तो मैंने सॉल्व करके दिया है, उसमें 1/√2 आंसर आया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो आंसर अच्छे से नहीं आया ऐसा मुझे लगता है। और आप भी थोड़ा सा चेक करो, आपके कॉलेज में या क्लास में कोई होगा तो उनको पूछिएगा। तो मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है वो आंसर में, और हो सकता है मैं अभी जो आपको सॉल्व करके देती हूँ तो मुझे लगता है वही राइट आंसर है उसका। तो हम पहले वही आंसर जो अभी मैं बताऊंगी, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो वही आप देखिएगा, चेक करके देखिएगा कि वो आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ती हूँ। फाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर्स है, कैसे लगाए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। दो कैपेसिटर्स कैसे, C1 और C2 नाम है उनका, विद देयर कैपेसिटेंसेस, C1 एंड C2 कैपेसिटेंसेस है उनका, ठीक है। उनका ही रेशो कितना दिया है, C1:C2, यानी C1/C2 का रेशो दिया है 1/2, ठीक है। विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशो 1:2, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टू केसेस बिकम्स द सेम। एनर्जी कैसी है, गिवन है हमको दिया हुआ कि गिवन दोनों भी केस में, यानी अगर पैरेलल है तो सपोज U1 इज द एनर्जी व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज U1 है तो इट इज़ इक्वल टू U2 व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसा है, ये हमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हम निकालेंगे C2 इज इक्वल टू 2 C1, ठीक है, ये हमने निकाली है। अब फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ C1 एंड C2 पैरेलल के लिए हम डिनोट करेंगे CP इज इक्वल टू क्या रहता है, C1 + C2 रहता है, इट इज़ इक्वल टू थ्राइस C1। अब थ्राइस C1 कैसे, देखो C1 की वैल्यू वैसे रहने देते हैं C1, और C2 की वैल्यू हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं 2 C1, ऊपर हमने ये लिया है, बहुत ये स्टार में करके रखती हूँ, ठीक है। यानी वी गेट थ्राइस C1 एंड चार्ज, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी इट इज़ डिनोटेड बाय U1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ CV² रहता है, तो हाफ C है अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और V के लिए हम लिखेंगे 1 सफिक्स, पैरेलल के लिए V1 लिखेंगे, V1² इट इज़ इक्वल टू, अब हाफ CP की वैल्यू हमने निकाली है, इट इज़ इक्वल टू 3C1 और V1², यानी वी गेट 3/2 C1 V1²। ये हो गया U1 की वैल्यू, ये हो गई U1 की वैल्यू। अब फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हम फिर से इसको निकालेंगे, पैरेलल को निकाला हमने, अभी सीरीज़ के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। सीरीज़ के लिए हम CS से डिनोट करेंगे, क्या आता है सीरीज़ के लिए, 1/C1
प्लस 1/C2, यानी ये आता है C1/C2 इंटू ये 1/CS रहता है ना, 1/CS इज इक्वल टू ये आता है C1 प्लस C2, यानी अब CS की वैल्यू क्या आ जाएगी, CS इज इक्वल टू C1/C2 प्लस C2 आएगा। तो हमने अभी निकाला है कि C2 की वैल्यू हम क्या लेते हैं, C2 की वैल्यू ट्वाइस C1 लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे निकाला है ना पीछे, देखो ये स्टार मैंने बना के रखा है। C2 को अभी ट्वाइस C1 लिखेंगे, C2 के जगह हम ट्वाइस C1 लिखेंगे, यानी वी गेट हियर 2C1 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस C1 प्लस C1 इज 3C1, ठीक है। तो वी गेट ये स्क्वायर चला जाएगा, ये वी गेट 2C1, ये यहाँ पे C1 ही बचता है, 2/3C1 मिलेगा, ठीक है। अब फिर से पोटेंशियल एनर्जी यानी U2 लिखेंगे। U2 की वैल्यू हाफ CV² है। अब यहाँ पे CS करेंगे, V की जगह V2² करेंगे, ठीक है। तो क्या आता है, CS की वैल्यू अभी हमने निकाली 2/3C1 निकाली है, ये वैल्यू निकाली है, वही डालना है, और V2², ठीक है। यहाँ तक आ गए, 2 कैंसिल हो गया, यानी वी गेट U2 की वैल्यू हमको मिलती है 1/3C1 V2², ठीक है। ये हो गई वैल्यू। अब गिवन दिया है हमको, गिवन दिया है कि U1 इज इक्वल टू U2। U1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, U1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है 3/2C1 V1², ठीक है। उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, 3/2C1 V1² इज इक्वल टू 1/3, U2 की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/3C1 V2²। क्या कैंसिल होता है देख लो, ठीक है, ये दोनों कैंसिल होते हैं। वी गेट क्या मिलता है देखो, अब हमको मिलता है V1² अपॉन V2² इज इक्वल टू 2/9 मिलता है, ठीक है। अब उसके ऊपर से हम V1/V2 निकालेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू √2 आएगा और 9 का √3 आएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू रहती है 1.414/3, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट 0.471। तो रेशो कितना हो गया, पोटेंशियल का रेशो पूछा है ना, फाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो क्या मिलता है, V1/V2 इज इक्वल टू 0.471। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, आप उसको करेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चंस के जैसा ही है। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4Q एंड +2Q, 2 चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड दी है उसकी -4Q एंड +2Q, ये 2 मैग्नीट्यूड दी है 2 चार्जेस की, ठीक है। आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है कि दे आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट पे लोकेट है, लोकेशन दिए है। -4Q जो पॉइंट है वो लोकेटेड है 2A0, ठीक है। -4Q पॉइंट का लोकेशन दिया है 2A और 0, ये लोकेशन है -4Q पॉइंट का, और +2Q पॉइंट का भी लोकेशन दिया है 5A एंड 0। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पूछा है देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस, ये 2 चार्जेस है -4Q और +2Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हमको निकालना है। ड्यू टू दिस 2 चार्जेस थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 4A, देखो रेडियस कितना दिया है, एक स्पीयर है। अब हम धीरे धीरे जा रही है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। इलेक्ट्रिक
फ्लक्स को निकालना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 4a। स्पीयर ऑफ रेडियस कितना है, 4a इज द रेडियस, ठीक है, 4a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर है उसका ओरिजिन से ही है, ठीक है। अब टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -4q है, तो अब स्पीयर ऑफ रेडियस 4a जो है वो एनक्लोज कर रहा है ओनली द चार्ज q1 इज इक्वल टू -4q, ठीक है। तो क्यों यही एनक्लोज कर रहा है, क्योंकि उसकी रेडियस देखो, उसकी रेडियस है 4a और ये जो -4q है, -4q उसके लिए पॉइंट कहाँ पे लोकेट है, ये 2a 0 पे, ठीक है, 2a, 0 पे है। और जो +2 पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेट है, 5a, 0 पे है, ठीक है। यानी इसके -4q ये इनसाइड द स्पीयर है, बट ये 2q 5a डिस्टेंस पे है और रेडियस तो हमारी 4a है ही है, यानी उसका कुछ पार्ट तो बाहर रहेगा और कुछ पार्ट अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्पीयर ऑफ रेडियस 4a सिर्फ इनक्लोज करेगा ये -4q को, बट दूसरा जो चार्ज है उसका कुछ ही पार्ट को वो इनक्लोज करेगा और बाकी पार्ट कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड जाएगा, ठीक है। तो ओनली अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स ओरिजिनेट एट q2 enters the sphere and exist entirely at other points. Hence electric flux through the sphere is only due to the charge q1, यानी हमारे q1 कौन है, -4q, और q2 कौन है, +2q। ये इसके वजह से नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द स्पीयर ओनली फॉर q1 रहेगा, क्योंकि ट्वाइस q जो है वो 5a पोजीशन पे है। 5a यानी उसका कुछ पार्ट बाहर जा रहा है, स्पीयर के बाहर जा रहा है, तो q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ q1 के वजह से होगा। और q1 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, q1/ε0 रहेगा। q1 यानी हमारा है -4q/ε0। अब माइनस क्या इंडिकेट करता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टेड इनटू द स्पीयर बट नॉट रेडियली, ठीक है, सिंस द स्पीयर इज नॉट सेंटर्ड ऑन q1। स्पीयर q1 को तो सेंटर नहीं है ना, क्योंकि स्पीयर का सेंटर क्या है, एट द ओरिजिन, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो ये है उसका आंसर। अब ये कैसा लिखेंगे, अब मैं लिख के बताती हूँ आपको। ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, इसको ज़रा थेरोटिकली लिखना पड़ेगा। तो कैसा लिखेंगे मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के बताती हूँ, आप भी लिख लीजिए। द स्पीयर ऑफ रेडियस 4a है, स्पीयर की रेडियस 4a है, एनक्लोजेस ओनली, दोनों भी पॉइंट कौन सा है, एक निगेटिव पॉइंट वाला इनक्लोज करेगा, ओनली द निगेटिव चार्ज, उसको हम नाम देंगे q1 इज इक्वल टू, पहला चार्ज है हमारा -4q, क्यों ओनली निगेटिव चार्ज -4q इनक्लोज करेगा, क्योंकि -4q का पोजीशन है 2a, यानी इनसाइड द स्पीयर है, और +2q नहीं इंक्लूड कर रहा है क्योंकि वो उसकी पोजीशन है 5a यानी 4a तो रेडियस है, 4a रेडियस है, यानी आधा ही पार्ट स्पीयर में रहेगा और बाकी पार्ट कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड रहेगा, ठीक है। तो उसका अब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम कि द पॉजिटिव चार्ज q2 की वैल्यू कितनी है, +2q, बीइंग लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5a पे है, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट दिए हैं 5a पे है, फ्रॉम द ओरिजिन है, यानी कुछ पार्ट उसका कहाँ पे है, इट इज़ आउटसाइड द स्पीयर, आउटसाइड है, स्पीयर के बाहर है,
तो ओनली ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 3 नंबर का पॉइंट्स करेंगे हम, इसको 3 नंबर का पॉइंट करते हैं। ओनली ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स originating at Q2 enters the sphere and exists entirely एट अदर पॉइंट्स। ये नहीं भी लिखा तो भी इतना आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो कि ओनली अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स ओरिजिनेटिंग एट Q2 एंटर्स द स्पीयर। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर, 4 नंबर का पॉइंट लिखते हैं। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर इज ओनली ड्यू टू, किसकी वजह से है? सिर्फ Q1 की वजह से। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 इज इक्वल टू -4Q की वजह से है। ठीक है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्पीयर इट इज़ इक्वल टू Q1 अपॉन ε0। Q1 की वैल्यू है -4Q अपॉन ε0, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है वो भी लिखना पड़ेगा। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फ्लक्स इज डायरेक्टेड इनटू द स्पीयर। फ्लक्स इज डायरेक्टेड into the sphere but not radially, यानी रेडियस के अलोंग नहीं है। since sphere is not centered on Q1। ठीक है, इतना आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इजी है वैसे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है लोकेशन जो दिया है उसकी तरफ ध्यान देकर ये करना था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है, उसको याद रखना है। मैं पढ़ती हूँ। ए 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 300 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, क्या दिया है? कैपेसिटर की वैल्यू दी है। सपोज ये कैपेसिटर जो है वो C लिखेंगे, C इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड दी है ना, माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। इट इज़ कनेक्टेड कहाँ पे कनेक्ट किया है? कनेक्टेड टू 300 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, 300 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट किया है। चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होगा फिर? दैट इज, इट इज़ Q इज इक्वल टू क्या रहता है? C, अब इसको मैं C1V बोलती हूँ। C1V इट इज़ इक्वल टू, C1 की वैल्यू कितनी है? 6 है, माइक्रोफैरेड है इसलिए 10⁻⁻⁶ इंटू 300 करेंगे। ठीक है, V की वैल्यू 300, तो इट इज़ इक्वल टू 1800 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी ये हमको निकालना है। देखो आगे, इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो इसके लिए हम एनर्जी निकाल सकते हैं पहले, क्योंकि अब क्या करते हैं इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर को लगाने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या? पहले क्या किया? 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर चार्ज किया और सप्लाई कितना था? 300 वोल्ट था। ठीक है, देन उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट कर दिया है अनचार्ज 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को।
तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कितनी उसकी ये जो एनर्जी है वो लॉस्ट हुई है, तो ये सब करते हुए तो वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसकी एनर्जी निकालनी ज़रूरी है। ये एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, U1 दिखाएंगे हम, C1 है तो U1 इज इक्वल टू हाफ QV, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 फॉर्म्स मैंने U के लिए है, ठीक है, उसमें से ये हाफ QV वाला फॉर्मूला लेंगे। एक CV² वाला भी फॉर्मूला है, पर C तो यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली ये वाला लेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ, अब Q की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 1800 इंटू 10⁻⁻⁻6 और V की वैल्यू है 300 वैल्यू है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट, अब ये सपोज 2 9s, ठीक है, ये 9 3 27, वी गेट 2700 इंटू 10⁻, अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, ये -4 हो जाएगा और आगे जाकर ये अगेन 27 इंटू 10⁻⁻2 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमको एनर्जी स्टोर्ड। तो अब कैपेसिटर C1 का डिस्कनेक्ट कर दिया है एंड न्यू कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर, उसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम पे आपको दिया है। द सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर्स, अब उसको लगेगा कॉमन पोटेंशियल V डैश एंड कॉमन चार्ज Q डैश। ठीक है, तो क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन का ये कंसेप्ट है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब पहले चार्ज कितना था, Q था, अब डिस्कनेक्ट करने के बाद में Q डैश बन गया, तो दोनों भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। Q के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं VC1, ठीक है, पहले कैपेसिटर का, और Q डैश के लिए हम लिखेंगे V डैश इंटू ब्रैकेट। अब कनेक्ट करेंगे, C1 को डिसकनेक्ट करके C2 को कनेक्ट करने वाले हैं, यानी इट इज़ ड्यू टू द 2 कैपेसिटर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V डैश इज इक्वल टू, कैसा बन जाता है फॉर्मूला हमारा, VC1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता है। V की वैल्यू है 300, C1 था हमारा 6 माइक्रोफैरेड यानी 6 इंटू 10⁻⁻6, और C1 था अगेन 6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस C2 है 3 इंटू 10 माइक्रोफैरेड है, तो 10⁻⁻6 ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा सॉल्व करेंगे, देखो ये ऊपर हो गया 1800 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6, 10⁻⁻6 कॉमन निकालते हैं, 6 प्लस 3 इज़ 9 इंटू 10⁻⁻6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 200 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, 200 वोल्ट आंसर आएगा। ये है हमारा V डैश। ठीक है, क्यों, अब V डैश और Q डैश सेम ही रहेगा ऐसा हमने बोला है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब सेकंड लिखेंगे हम U2 इज इक्वल टू हाफ QV डैश। ठीक है, हाफ, अब Q की वैल्यू हम लेंगे 18 इंटू 10⁻⁻4 और 200, V डैश अभी निकाला है 200। ठीक है, ये हो गया। 18 कैसे आया, समझ में आया ना, यहाँ पे Q की वैल्यू हमने निकाली है 18, ये जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, ये ली है वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद में इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट क्या मिलता है, देखो 2 और यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 1800 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज़ वी गेट 18 इंटू 10⁻⁻2 जूल। 2 एनर्जी निकाली है हमने, तो लॉस इन एनर्जी कितना हुआ ये निकालना है। लॉस इन एनर्जी दैट इज़ U1 माइनस U2, ऐसा लिखेंगे। U1 की वैल्यू हमने निकाली है, अब U1 माइनस U2 क्यों, क्योंकि U1 है हमारा बड़ा, देखो 27 इंटू 10⁻⁻2, तो उसको लिखेंगे
27 into 10 raised to the power minus 2 minus 18 into 10 raised to the power minus 2. अब it is equal to 27 minus 18 into 10 raised to the power minus 2. That is, it is equal to 9 into 10 raised to the power minus 2 joule. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई है? तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 जूल. ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा सॉल्व किया है. तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 यानी हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, उसको पूरे एक्सरसाइज के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं. इसके आप प्रैक्टिस करो, इसको आप सॉल्व करके देखो अपने मन से, बराबर है क्या आप मुझे बताइए. ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू.